आज हम सब अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र पढ़ेंगे। प्रथम सूत्र है इसका गाम कुटादिभ्यो णिंगे। ठीक है, गाम कुटादिभ्य पंचमी का बहुवचन, अयणित प्रथमा का एक वचन, ङित प्रथमा का एक वचन। गाम कुटादिभ्य अयणित, गाम कुटादिभ्यो णित कौन सी संधि होगी? उत्व संधि होगी। किस सूत्र से होगी? अतो रोरा प्लुता दप्लुते या हशिच, दोनों में से? हशिचा। अतो रोरा प्लुता दप्लुते या हशिच? अतो रोरा प्लुता दप्लुते। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ आकार है। जहाँ दोनों तरफ आकार होगा तो अतो रोरा प्लुता दप्लुते, क्योंकि अप्लुत आकार से उत्तर अप्लुत आकार के परे रहते रू को उत्व होगा। और यदि एक तरफ आकार है और हश परे है तो वहां पर क्या होगा? तब हशिचा से उत्व होगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे आइए अयणित ङित, अयणिन ङित। ता को ना किससे होगा? यरो नुनासिके नुनासिक होगा। इस सूत्र को आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, अनुनासिक के परे रहते यर को भी क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। और अनुनासिक संज्ञा किनकी होती है? जो मुखनासिका वचनोनुनासिका उससे य म ङ न ये सब क्या वर्ण है? अनुनासिक वर्ण है। तो जब भी ये वर्ण परे होंगे पूर्व में यर वर्ण होगा। यर में क्या क्या आएगा? य व र ल, मतलब हा को छोड़ करके सारे वर्ण यर प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। ध्यान दिया आप लोगों ने? उधर भी हा या वरट, हा छूट गया। इधर श श सर हल्का हा छूट गया। तो हा को छोड़ करके शेष सारे वर्ण यर प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो यर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होगा उसको अनुनासिक के परे रहते अनुनासिक हो जाएगा। किंतु अनुनासिक के परे रहते अनुनासिक होगा, पर वो कौन सा अनुनासिक होगा? जो वर्ण होगा उसी का पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे यदि प है तो प को क्या हो जाएगा? म हो जाएगा। ठीक है, यदि ता है तो क्या हो जाएगा? ता को ना हो जाएगा। का है तो का को क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। चा छा जा झा है तो या। तो हर उसमें अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक है, और जिसका कोई सवर्णी नहीं अनुनासिक के रूप में उसको नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अयणित ङित ङ अनुनासिक के परे रहते यहाँ पर क्या हो जाता है? ता को न हो गया, अनुनासिक होकर के तो अयणिन ङित ऐसा रूप बनता है। पदच्छेद हो गई, विभक्ति हो गया। इसी प्रकार से आप लोग भी ध्यान में रखा करो कि जैसे किसी सूत्र में हमने सूत्रों को जब पदच्छेद किया तो बीच में संधियां हुई हैं। ठीक है, तो कुछ संधियां तो प्रसिद्ध है इसलिए हम आपको नहीं बताते हैं, पर कहीं कहीं पर कोई ऐसी संधि हो सकती है जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको पूछ लिया। ठीक है, अब यहाँ समास होगा गाम कुटादिभ्य, इसमें होगा तो पहले करेंगे कुट आदिर येषाम ते कुटादयः। कौन सा समास है ये? बहुव्रीहि समास। उसके पश्चात द्वंद्व समास करेंगे गाम च कुटादयश्च इति गाम कुटादयः तेभ्यः गाम कुटादिभ्यः। तो बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर द्वंद्व समास। आगे ञश्च णश्च इति ञणौ, जैसे टकितों में किया था ना, इसी पर यहाँ करेंगे ञश्च णश्च इति ञणौ। ञणौ इतौ यस्य स ञणित न ञणित अञणित। बोलिए फिर से। हाँ, ञणौ ञणौ इतौ यस्य स ञणित न ञणित अञणित। इतना हो गया। अब उसके पश्चात क्या करेंगे? अर्थ करेंगे। ये कौन सा समास हुआ अयणित में? यहाँ भी वही बहुव्रीहि, पहले ञश्च णश्च इति ञणौ, यहाँ पहले द्वंद्व हुआ, फिर बहुव्रीहि हुआ, फिर न हुआ। पहले द्वंद्व, उसके बाद बहुव्रीहि, उसके बाद न समास हुआ। तो इसको आप क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि गर्भ, है ना, न तत्पुरुष समास। अब अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्ति तो किसी के भी आएगी नहीं इसमें। ठीक है, तो अर्थ होगा गाम धातो हो कुटादिभ्यश्च धातुभ्यः परे ये नित नित भिन्न प्रत्ययाः
ते ङित्वत् भवन्ति। गांग धातोः कुटादिभ्यश्च धातुभ्यः परे ये ङित् णित् भिन्न प्रत्ययाः ते ङित्वत् भवन्ति। कहते हैं गांग धातु, गांग धातु से क्या लेंगे हम, इंग के स्थान पे गांग आदेश होता है, वो भी आपको सिद्धि पढ़ाते समय बताएंगे। तो इंग के स्थान पे जो गांग आदेश होता है, इंग अध्ययन धातु है, उसके स्थान पे गांग आदेश हो जाता है। ठीक है, तो वो गांग ले लिया। और कुटादि है ना, तो कुटादि कुछ, वैसे तो धातु पाठ में 10 गण हैं, किंतु उसके अवान्तर भी कुछ कुछ गण हैं। ठीक है, जैसे कुटादि गण है, तो जो अवान्तर गण होते हैं वो गण कहाँ समाप्त हो रहा है, इसके लिए वहां पर क्या लगा देते हैं, वृत्त। धातु पाठ में आपने देखा होगा कई जगहों पर क्या लगा होता है, वृत्त लगा होता है। तो उस वृत्त का तात्पर्य क्या होता है कि वह यहाँ पर यह गण समाप्त हो रहा है। ठीक है, जैसे एक गण है कुशादि, द्युतादि, कुशादि द्युतादि लृदितः परस्मै पदेषु। ठीक है, तो कुशादि है, द्युतादि है, इसी प्रकार से कुटादि है, ठीक है, लुवादि है, इस प्रकार से पचादि इसमें नहीं है, पचादि गण अलग है, हाँ यजादि है। तो ये सब जो गण हैं, तो ये जो अवान्तर छोटे छोटे गण हैं, इन गणों की समाप्ति का सूचक क्या लगा दिया गया है, वृत्त। ठीक है, तो ये मुख्य गणों में नहीं है, पर ये छोटे छोटे गण हैं। तो इसी प्रकार से कुटादि गण भी उसमें है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो गांग धातु से परे और कुटादि धातुओं से परे जो ङित् णित् भिन्न प्रत्यय है। ङित् णित् भिन्न प्रत्यय का मतलब क्या हो गया, जिस प्रत्यय का यकार इतना गया हो और जिस प्रत्यय का णकार इतना गया हो, ऐसे जो ङित् णित् भिन्न प्रत्यय हैं वो क्या माने जाते हैं, वो ङित् के समान होते हैं। अतिदेश सूत्र हो गया कि जो ङित् णित् भिन्न प्रत्यय हैं वे ङित् न होते हुए भी क्या माने जा रहे हैं, ङित्वत् माने जा रहे हैं। ङित्वत् होने से क्या हो जाएगा, वही गुण का निषेध होगा उसके बाद। सूत्र का अर्थ समझ में आ गया। गांग धातु से उत्तर तथा कुटादि धातुओं से परे ङित् णित् भिन्न प्रत्यय ङित्वत् होते हैं। इस प्रकार से ये अतिदेश सूत्र है। ठीक है, चलिए उदाहरण लिखेंगे। गांग का उदाहरण है अध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम, अध्यगीषत, अध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम, अध्यगीषत। कुटादियों से उदाहरण बनेगा कुटिता, कुटितुम, कुटितव्यम, उत्पुटिता, उत्पुटितुम, उत्पुटितव्यम। उत्पुटिता, उत्पुटितुम, उत्पुटितव्यम। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिद्धि करेंगे अध्यगीष्ट। सबसे पहले सिद्धि क्या करेंगे, अध्यगीष्ट। तो आपको पहले ही बताया कि इंग धातु के स्थान पे गांग आदेश होता है, यहाँ पर उसका ही ग्रहण है। ठीक है, तो आदि उपसर्ग, और ये भी आपको मालूम है कि इंग अध्ययन धातु का प्रयोग आदि उपसर्ग सहित ही होता है, बिना आदि उपसर्ग के इंग धातु का प्रयोग नहीं होता है। तभी आप क्या रूप चलाते हो, अधीते, अधीयाते, अधीयते, अधीशे, अधीयाथे, अधीत्वे, अधीये, अधीवहे, अधीमहे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कार्य होता है। तो आइए हम लोग अध्यगिष्ट की सिद्धि करेंगे। इसकी सिद्धि पढ़ेंगे, अध्यगिष्ट। अध्यगिष्ट का अर्थ हो जाएगा उसने पढ़ा, उसने अध्ययन किया। तो अति उपसर्ग होगा, क्या उपसर्ग है, अति उपसर्ग इंग अध्ययन धातु। अति उपसर्ग इंग अध्ययन धातु। भूआद्य धातु से धातु संज्ञा कर लीजिए। उसके पश्चात ठीक है, उपदेश जनुनासिक इत से किसकी संज्ञा करेंगे, ङा की इत संज्ञा कर देंगे। किसकी इत संज्ञा कर देंगे, ङा की इत संज्ञा करेंगे। ठीक है, और धातु के अधिकार में सूत्र लगाएंगे लुंग। धातु हो भूते काले लुंग प्रत्यय परश्च भवति। धातु से भूतकाल में लुंग प्रत्यय होगा, तो अधि ई आगे लुंग।
इसके पश्चात सूत्र है विभाषा लुंग लिंगो। ये जो भी धातुओं के स्थान पे आदेश होते हैं ना, वो द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में ही। कहाँ है ये? द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में। जब हम अष्टाध्यायी के प्रकरणों को समझ लेते हैं तो हमें प्रथम मतलब ये प्रथमावृत्ति भी उपस्थित हो जाती है कि ये प्रकरण यहाँ है तो यहाँ से ये कार्य होते हैं, तो उस प्रकरण में निकाल करके। तो विभाषा लुंग लिंगो, इसके ऊपर सूत्र है गांग लिटी, उसके ऊपर सूत्र है इंगष्ट। तो इंगष्ट से इंग की अनुवृत्ति 51 तक आएगी, गांग लिटी से गांग की अनुवृत्ति भी 51 तक आएगी। अर्ध धातु के का अधिकार चल रहा है। सूत्र का अर्थ होगा लुंग लिंगो अर्ध धातु का विषय, लुंग लिंगो अर्ध धातु का विषय इंगः स्थाने गांग इत्ययम् आदेशो भवति विभाषा। लुंग लिंग अर्ध धातु विषय में इंग के स्थान पे गांग आदेश विकल्प से होता है। तो जिस पक्ष में गांग आदेश होगा वो उदाहरण बनेगा, और जिस पक्ष में गांग आदेश नहीं होगा उस पक्ष में अध्यक्ष इत्यादि रूप बनेंगे। वो यहाँ पर हम सिद्धि उसकी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, गांग आदेश होना है, विकल्प से गांग आदेश होगा, तो अधि के स्थान पे क्या आदेश हो गया? गांग। अधि गांग, गांग के गांग की भी क्या हो जाएगी? एक संज्ञा हो जाएगी। अब ये धातु के स्थान पे आदेश हुआ है, अतः ये क्या माना जाएगा? धातु के समान ही माना जाएगा, इसलिए ये धातु है। तो अधिगा लुंग। उसके पश्चात हम यहाँ पर तिवाती उत्पत्ति कर लें, और तिवाती उत्पत्ति करने के पश्चात लुंग के स्थान पे द्वितीय और द्विवचन एकवचने और साथ ही साथ शेषे प्रथमः, इन सूत्रों को लगा करके प्रथम पुरुष का आप क्या ले आइए? नहीं। यहाँ पर एक बात और ध्यान में देंगे कि गांग इंग धातु भी इंगित थी, उसके स्थान पे गांग आदेश क्या वो भी इंगित है, अतः अनुदात्त इंगित आत्मने पदम। आत्मने पद की भी सिद्धि आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको आत्मने पद प्रत्यय कैसे लाते हैं मालूम है। तो यहाँ पर क्योंकि इंग धातु इंगित है, उसके स्थान पे जो गांग आदेश हुआ वो भी क्या है? इंगित है। अतः अनुदात्ते तथा अंगित धातुओं से आत्मनेपद होता है, इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएगा। लुंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आ जाएगा? त। अधि गा त। ठीक है। इसके पश्चात चली लूंगी, जब भी लुंग लकार है तो चली आना ही आना है। फिर उसके बाद चली के स्थान पे सिच आदेश होता है, कुछ उसके अपवाद है। तो जब तो अधिगात, इस स्थिति में जब सिच आ जाएगा तो स्थिति क्या हो जाएगी? अधि गा सिच का स आगे त, ये स्थिति है। उसके पश्चात अब यहाँ हम सूत्र लगाएं गांग कुटादिभ्यो युनिंगित। ठीक है। गांग तथा कुटादियों से परे नित नित भिन्न प्रत्यय क्या होते हैं? हाँ, नित्वत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? गांग धातु है, प्रत्यय है, वो कैसा है बताओ? ये तो नित से रहित है। सिच में यहाँ इत गया है? नहीं गया है। इत गया है? नहीं गया है। नित प्रत्यय कोई आपको मालूम है? कोई बताइए। नित प्रत्यय ये है, और नित प्रत्यय अणुगोल है, अण है। ठीक है। तो ये नित भी नहीं है, नित भी नहीं है, अतः ये प्रत्यय क्या हो गया? इंगितवत हो गया। ये प्रत्यय कैसा हो गया? इंगितवत हो गया। ठीक है। तो जब मतलब इंगित था नहीं, हमने इसको इंगित का अधिकार दे दिया, अब इंगित हो गया। अब इसके पश्चात सूत्र है भू मास्था गा पा जहाति साम हरि। ये सूत्र भी आप पहले पढ़ चुके हैं दाता ध्वदाप में। सूत्र का अर्थ आपको मालूम है। भू संज्ञक धातुओं से उत्तर, भू संज्ञक धातुओं को मा सा गा पा जहाति और शोंत कर्मणि धातु का शो धातु है ना, उसको हलादि कितनित प्रत्यय के परे रहते ईथ हो जाता है। इत्येतेषां अंगानां हलादौ किंगिति प्रत्यय परतः ईथं भवति। ठीक है। तब ये हलादी भी और इंगित भी है, और ये गा है, इसको क्या हो जाएगा? ईथ। क्या हो जाएगा? ईथ हो गया। क्या बन गया? अधिगीस। लुंग लंग लिंग षडुदात्तः, लुंग लंग लिंग शुपरतः अंगस्य अटागमो भवति। लुंग लंग लिंग के परते अंग को अटागम होगा। कहाँ अटागम कहाँ होगा बताइए? किसके आदि में? नहीं। अब आप लोग इस चीज पे ध्यान देना हमेशा के लिए कि जब भी
धातु से पहले यदि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो यदि अट अथवा आट आगम होगा तो उपसर्ग के बाद होगा, धातु से पहले होगा। क्यों धातु से पहले होगा, इसको ध्यान दीजिए। सूत्र कहता है कि अंग को अट आगम होता है। सूत्र क्या कहता है? अंग को अट आगम होता है, ठीक है। और अंग संज्ञा किसकी होती है? जिससे प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। प्रत्यय की उत्पत्ति किससे होती है? धातु के अधिकार में धातु से होती है, या प्रातिपदिकात के अधिकार में प्रातिपदिक से होती है, उपसर्ग सहित से नहीं होती है। उपसर्ग तो उससे पहले प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमेशा आपसे कोई भी प्रश्न करे या आपको स्वयं में भी शंका हो, कभी भी आप ऐसा नहीं करिएगा कि उपसर्ग से पहले अट आट आगम कर लें। हमेशा अट आट आगम कहाँ होगा? धातु से पूर्व होगा। क्यों होगा? क्योंकि धातु की अंग संज्ञा हुई है। धातु की अंग संज्ञा क्यों हुई है? क्योंकि धातु के अधिकार में जो प्रत्यय आ रहे हैं वो धातु से आ रहे हैं। तो जिससे प्रत्यय की उत्पत्ति होती है, प्रत्यय के परे रहते उसी की अंग संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई? इसको हमेशा ध्यान में रखना। तो अब स्थिति कैसे रहेगी? अधि, आगे अ, उसके बाद ई, सिच का स और त। अब तो लगभग सिद्धि आपकी बन चुकी है। देखिए अधि अ यहाँ आदेश कर लीजिए। अध्यगीस्त, यहाँ पर आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य आदेश कर लीजिए। अध्यगीष्ट, उसके पश्चात इष्टुनाशु, उससे त को ट कर लेंगे, क्या बन जाएगा? अध्यगीष्ट बन गया। तो यहाँ पर इंगित करने का प्रयोजन क्या हुआ? घू मास्था गा पा जहाती साम हली से ये ईत्व करना, अध्यगिष्ट हो गया। अब इसी के आगे रूप दिला लीजिए। आधि अ गा सिच आताम, और फिर आ को ईत्व हो जाएगा। अध्यगीस आताम, स को मूर्धन्यादेश, अध्यगीशाताम, अध्यगीशत। अध्यगीशत रूप कहाँ बन रहा है? बहुवचन। तो यहाँ पर एक सूत्र आपको ध्यान में देना है केवल। सिद्धि कर रहे हैं अध्यगीशत, ठीक है। अधि अट गा, आगे सिच, आगे अब छ लाती है ना, ता आताम छ, बहुवचन में झ आया। बहुवचन में क्या आया? झ। फिर झ के स्थान पे हम झोंता संत आदेश करते हैं, किंतु यह एक सूत्र लग जाएगा, आत्मने पदे श्वनतः। आत्मने पदे श्वनतः, ये झोंता के बाद सूत्र है। ये सूत्र का अर्थ होगा आत्मने पदेषु उससे पहले अनतः है ना, अनतः पंचमी है, तो पहले उसको लगा लीजिए। अनकारांतात् अंगात् उत्तरस्य अनकारांतात् अंगात् उत्तरस्य आत्मने पदेषु प्रत्ययादेः झकारस्य अत् इत्ययम् आदेशो भवति। अनकारांत अंग से उत्तर आत्मने पद के प्रत्यय आदि झकार को अत आदेश होता है, वैसे अंत आदेश होता है। किंतु यदि अनकारांत अंग से उत्तर है, अनकारांत मतलब अब आप देखो कि झ के परे रहते इतने पूरे की अंग संज्ञा हुई है, ठीक है ना, तदादि समुदाय की भी अंग संज्ञा होती है, इसलिए तो ये अनकारांत अंग है, क्योंकि स में अ नहीं है। अनकारांत अंग से उत्तर प्रत्येक आदि जो झकार अपने पद में है उसको क्या हो जाएगा? अत आदेश होगा, अंत आदेश नहीं होगा। क्या आदेश होगा? अत आदेश होगा। इसलिए आपका क्या रूप बनता है? अध्यगीस अत मूर्धन्यादेश अध्यगीशत, ठीक है। तो इस सूत्र को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर झोंता न लग करके क्या होता है, जहां पर भी अनकारांत अंग होगा वहां पर क्या हो जाएगा? झ को अत आदेश होगा, अंत आदेश नहीं होगा। तो अध्यगीष्ट, अध्यगीशाताम, अध्यगीशत, अध्यगीष्ठाः, अध्यगीशाताम, अध्यगीष्वम, अध्यगीषि, अध्यगीष्वहि, अध्यगीष्महि, ठीक है ना। अध्यगीषि, अध्यगीष्वहि, अध्यगीष्महि, यहाँ तक हो गया। तो ये गांव का उदाहरण हुआ। अब हम आगे देखेंगे कुटादियों का उदाहरण। तो कुटादि में आ जाइए। कुट धातु है,
कुट कौटिल्य, ठीक है। तो कुट धातु से त्रिच प्रत्यय किया, धातु के अधिकार में च की संज्ञा, कुट के भी ट की नंतम सिद्ध संज्ञा पहली हो जाएगी। कुट त्रि, उसके पश्चात क्या करेंगे, बलाद्यार धातु को इटागम कर लीजिए, कुट इत्री। अब ये नियत भिन्न प्रत्यय है कुट आदि धातुओं से परे, अतः ये क्या माना गया, ङित्वत माना गया। फिर पुगंत लघु पदस्य जैसे जो गुण की प्राप्ति थी उसका क्या हो गया, किंगिति जैसे निषेध हो गया। तो कुटिता, इसी प्रकार कुटितुम, कुटितव्यम, और कुट धातु का प्रयोग उत उपसर्ग लगा के ही प्रायः होता है, अतः उसका उदाहरण बनता है उत्कुटिता, उत्कुटितुम, उत्कुटितव्यम, ठीक है। तो उत्कुटिता का अर्थ है ना अच्छी तरह मिलने वाला, और कुटिता का अर्थ है कुटिलता करने वाला। तो कुटादि धातुओं से परे जो प्रत्यय उनको ङित्वत करने का प्रयोजन क्या है, किंगिति जैसे गुण का निषेध होना। और गांग धातु से उत्तर ङित्वत करने का प्रयोजन क्या है, भू मस्था का पा जहाती सांभली, इस सूत्र से ईत्व करना। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपका पूर्ण हुआ। अर्थ भी आपको समझ में आ गया, उदाहरण भी आपने समझ लिए, समास भी आपने समझ लिया। तो इस प्रकार से अब आप सोचें, मन में आ सकता है भाई कुटिता में गुण क्यों नहीं हुआ, तो इस प्रत्यय है, गुण होना चाहिए, लघु पदांग है। तो इस सूत्र को ध्यान में रखना होगा कि गांग कुटित से यहाँ पर इसे ङित्वत हुआ है, ठीक है। अगला सूत्र है विजह, विजह पंचमी का एक वचन, इट प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ङित की, समास नहीं है। सूत्र का अर्थ करेंगे, विज धातु, विज धातु का पूरी धातु है ओविजी भय संचलनयो, ओविजी भय संचलनयो इत्येतस्मात् धातोः परः इडादिः प्रत्ययः ङित्वत् भवति। ओविजी भय संचलनयोः इत्येतस्मात्, इस धातु से, परः परे, इडादिः प्रत्ययः, जो भी इडादि प्रत्यय हैं, जिन प्रत्ययों में इट आगम होता है, वो सभी प्रत्यय क्या होते हैं, ङित्वत होते हैं, ठीक है। उदाहरण बनाएंगे, जैसे त्रिच, तुमुन इत्यादि सब बलाद्यार धातु के, इनको इटागम होगा। और विज धातु का भी प्रयोग उत उपसर्ग पूर्वक करते हैं, अतः क्या प्रयोग बनेगा, उदाहरण उद्विजिता, उद्विजितुम, उद्विजितव्यम। उद्विजिता, उत उपसर्ग, ओ विजि भय संचलनयो धातु, ओ की उपदेश जनुनासिक एक संज्ञा, ई की उपदेश जनुनासिक एक संज्ञा, क्या शेष बच गया, उत विज, आगे त्रिच करेंगे, आर धातु का सिरवलादेश से इटागम कर लीजिए, उद विज इत्री, उसके पश्चात ये इडादि प्रत्यय है, अतः त्रिच क्या होगा, ङित्वत होगा। ङित्वत होने से यहाँ पर पुगंत लघु पदस्य जैसे जो गुण की प्राप्ति है, उस गुण का किंगिति से निषेध हो जाएगा। तो उद्विजिता, उद्विजितुम, उद्विजितव्यम, ये केवल बस एक ही धातु के लिए ये सूत्र है कि इससे उत्तर जो भी इडादि प्रत्यय हैं वे क्या होंगे, ङित्वत होंगे, ठीक है। अगला सूत्र है विभाषोर्णो हो, किसके, को द हो जाएगा ना, उद्विजिता। हाँ, आप बताइए किससे होगा, खरीचा से तो द को ता होता है, जलाम के शोध से भी नहीं होगा, न छल करे न पदांत है, छलाम, छलाम चश छशी, छश करे है। और ये आप लोगों को हम बता भी चुके हैं ये ऐसा कैसे होता है, आप लोग इसका उत्तर ढूंढिएगा, ठीक है। फिर कल के पाठ में हम आपको इसको बताएंगे, ठीक है। कुछ आप लोग भी मेहनत किया करिए, ठीक है ना, बार बार एक चीज को बताना अच्छी बात नहीं। चलिए कल आपको इसका उत्तर बताएंगे, पहले आप लोग प्रयास कर लीजिए, फिर कल बताएंगे। विभाषोर्णो, विभाषा प्रथमा का एक वचन और
ऊर्णोः पंचमी का एक वचन। यहाँ पर भी समास नहीं दिख रहा है। सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुवृत्ति आ रही है विजय इट से इट की, इसी सूत्र तक जाएगी 3 सूत्र तक। और गांग प्रतिभ्यो इंगित से इंगित की अनुवृत्ति है जो कि 4 सूत्र तक जाएगी, 4थे सूत्र तक। अर्थ होगा ऊर्णुई आच्छादने इत्यतस्मात् धातोः परः इडादि प्रत्ययः ङित्वत् भवति विभाषा। ठीक है, ऊर्णुई आच्छादने धातु से परे इडादि प्रत्यय विकल्प से ङित्वत् होता है। तो जब विकल्प से ङित्वत् होगा तो उसी प्रकार 2 बार उदाहरण बनेंगे आपके 2 प्रकार के। ऊर्णविता, ऊर्णवितुम, ऊर्णवितव्यम, और एक बार होगा जब ङित होगा तो ऊर्णुविता, ऊर्णुवितुम, ऊर्णुवितव्यम। और जब हम इसमें प्र उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोर्णुविता, प्रोर्णुवितुम, प्रोर्णुवितव्यम, प्रोर्णविता, प्रोर्णवितुम। प्रोर सिद्धि में कोई विशेष नहीं है, प्र उपसर्ग है, ऊर्णु धातु है। क्या है धातु? ऊर्णुई आच्छादने, यहाँ के अंतम सिद्ध संज्ञा हो जाएगी। उसके पश्चात आपने इटागम किया और त्रिच प्रत्यय रखा है। ठीक है, पहले त्रिच प्रत्यय करेंगे फिर इटागम करेंगे। ऊर्णु ई त्रि, च के अंतम सिद्ध संज्ञा हो जाएगी ऊर्णु ई त्रि। अब यहाँ पर आपने क्या कहा सूत्र ने कि ऊर्णुई से परे जो इडादि प्रत्यय है वो विकल्प से ङित्वत् होता है। तो जब हमने इसको ङित्वत् माना तो यहाँ पर गुण नहीं होगा। जब गुण नहीं होगा तो अतिष्णु धातु प्रुवाम युवोरी अंगो वंगो से फिर क्या हो जाएगा? उवंगादेश हो जाएगा। यहाँ गुण की किससे प्राप्ति है? सार्वधातु अर्ध धातु कयों से। ठीक है, जब उवंग आदेश होगा तो क्या हो जाएगा? ऊ को उवंग होकर के प्र ऊर्णुव, यहाँ पर गुण हो जाएगा आद गुण से। तो प्रोर्णुव इत्री स्थिति आप जानती है। प्राप्ति संज्ञा स्वात्युत्पत्ति विदूषण स्फुरदन सोने साम जैसे अनांगादेश दीर्घ इत्यादि करके बना लेंगे आप प्रोर्णुविता। इस पर से प्रोर्णुवितुम में तुम प्रत्यय करेंगे और प्रोर्णुवितव्यम में तव्यत प्रत्यय करेंगे। और जब ङित्वत् नहीं होगा तब गुण हो जाएगा। तो गुण होने पर क्या स्थिति होगी? प्रोर्णो, फिर अवादेश हो जाएगा प्रोर्णव इत्री, प्रोर्णवित्री, प्रोर्णविता, प्रोर्णवितुम, प्रोर्णवितव्यम। ठीक है, तो एक ही सूत्र है यहाँ पर, एक ही धातु के लिए यह सूत्र है। तो उसमें विकल्प से जब ङित्वत् होगा तो एक पक्ष में गुण होगा, एक पक्ष में गुण नहीं होगा। जब गुण नहीं होगा तो उवंगादेश होगा। ठीक है ना, तो जो इकारांत होंगे है ना, इकारांत उकारांत यानी जो इगंत अंग है ई उ, उनमें यदि गुण नहीं होता और अच परे होता है तो यह उवंगादेश हो जाता है जिष्णु धातु प्रुवाम से। इस प्रकार से ये हो गया। आगे सार्वधातुकम अपित, सार्वधातुकम प्रथमा का एक वचन, अपित प्रथमा का एक वचन। समास प इत्यस्य स पित न पित अपित, बहुव्रीहि गर्भ न तत्पुरुष समास। इस सूत्र से आप प्रथम वृत्ति के प्रथम दिन के पाठ से ही आप परिचित हैं। तो इसका अर्थ कर लेते हैं हम लोग सूत्र का। अपित सार्वधातुकम ङित्वत् भवति। अपित सार्वधातु ङित्वत् होता है। जिस सार्वधातुक संज्ञा होती है किंतु जिस सार्वधातुक का पकार इत नहीं गया है वे सभी सार्वधातुक क्या हो जाते हैं? ङित्वत् होते हैं। ठीक है, उदाहरण है चिनुतः चिन्वन्ति, सुनुतः सुन्वन्ति, कुरुतः कुर्वन्ति। हाँ, मृष्टः भी बन जाएगा, मृष्टः मृजन्ति। और इन सब में ङित करने का प्रयोजन आपको मालूम है कि ङितिच से गुण का निषेध हो जाता है। सिद्धियां आप इसकी सभी की पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो दीव्यति भी इसका उदाहरण बन जाएगा, तुदति इसका उदाहरण बन जाएगा। दीव्यति में भी गुण इसीलिए होता है क्योंकि शन अपित सार्वधातुक है, श अपित सार्वधातुक है, श्नु अपित सार्वधातुक है, श्ना अपित सार्वधातुक है। तो क्रीणाति भी इसका उदाहरण बनेगा, सुनोति भी इसका उदाहरण बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? जितने भी अपित सार्वधातुक हैं इसी प्रकार से तस, छी, थस, थ, वस, मस, ये सब सार्वधातुक हैं किंतु अपित हैं। तो अपित सार्वधातुक सभी क्या होते हैं? ङित्वत् होते हैं। तो उनके परे रहते यदि गुण अथवा वृद्धि की प्राप्ति होती है तो सार्वधातुक अपित सूत्र से क्या हो जाता है? उनको ङित्वत् होता है। और ङित्वत् होने से किंगितिच से गुण का, और केवल गुण का निषेध होता है, वृद्धि का भी, है ना। तो गुण अथवा वृद्धि का
निषेध हो जाता है। पर ज्यादा देखने में यही आता है क्योंकि कित इंगित प्रत्यय उनमें वृद्धि की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वृद्धि करने वाले जो सूत्र वो नित नित प्रत्यय के परे रहते वृद्धि करते हैं। केवल एक मृजेर वृद्धि सूत्र ऐसा है जो कि नित नित भिन्न प्रत्ययों में वृद्धि करता है। वो के बस इतना ही कहता ना कि मृज अंग को वृद्धि होती है, तो वहां कुछ भी नहीं कहा कि किसके परे रहते होती है। ठीक है, इस कारण से बाकी जहां भी निषेध हो रहा है तो कितंगित है, यदि वो कितंगित है तो फिर यतनित नहीं होगा, तो यतनित नहीं होगा। तो इस प्रकार से तो प्रायः करके किंचित के उदाहरण आपके गुण के ही बनते हैं, वृद्धि के कम होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज का पाठ आपका पूर्ण हुआ। शेष पाठ